पर्वत महल नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कुछ। आयुष ने याददाश्त पर जोर डालने की कोशिश की। देहरादून के आसपास किसी पहाड़ में है, पुराना महल है, ब्रिटिशों से भी पहले का। किसी आखिरी राजा के वंशज रहते थे वहां पर। अब वो महल सुनसान पड़ा है। अफवाहें हैं कि उस महल पर किसी तरह का श्राप है, जिस वजह से वहां से राज परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इशिका ने कहा, तो उस राज परिवार का कोई नाम लेवा या वंशज नहीं है जिसे वहां हमारे जाने से प्रॉब्लम होगी? आयुष ने पूछा। वही तो बात है, पिछले कुछ सालों से उस राजमहल का आखिरी प्रिंस लापता है। मतलब किसी को पता नहीं वो कहां गया या उसके साथ क्या हुआ। शायद 8-10 साल पहले की बात है, भानु ने जवाब दिया। कमाल है, वो किसी राज परिवार से था तो उसके साथ परिवार के बाकी लोग भी तो होंगे, या वो केवल अकेला ही रहता था? आयुष को हैरानी हुई। प्रिंस हेक्टर वहां अकेला ही रहता था, भानु ने कहा। हेक्टर? वो कोई कैथोलिक प्रिंस था क्या? आयुष ने पूछा। नहीं, वो कैथोलिक नहीं था, वो तो बस परिवार ने उसका नाम हेक्टर रखा था। वो गजपति राज परिवार से था। वो और उसका परिवार विदेशों में रहते थे। ये महल तो आजादी के बाद से ही खाली पड़ा था, यहाँ कोई रहता ही नहीं था। कहते हैं 1900 की शुरुआत में ही उस महल में रहने वाले लोग इंग्लैंड में जाकर बस गए। वो अंग्रेजों के वफादार थे और उन्होंने अंग्रेजों की काफी मदद की थी। उनकी इन हरकतों की वजह से आसपास के लोग उनसे नफरत करते थे। ये वो जमाना था जब अंग्रेजों के लिए लोगों की नफरत बढ़ती जा रही थी और अंग्रेजों का साथ देने वालों के लिए तो और भी ज्यादा नफरत दिखाई देती थी। हेक्टर का परिवार केवल नाम का राज परिवार था। अंग्रेजों ने उनसे उनका राजकाज सब छीनकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। वो एक हिसाब से अंग्रेजों के कर्मचारी थे जो उनके हुक्म पर काम करते थे। फिर एक दिन अंग्रेजों के जुल्म से तंग आकर कुछ विद्रोहियों ने पर्वत महल पर भी हमला बोल दिया, जिसमें काफी अंग्रेज मारे गए। लोगों ने महल को भी आग लगाने की कोशिश की, जिसमें राज परिवार के कुछ लोग जिंदा जल गए। इसके बाद राज परिवार पूरी तरह घबरा गया और अंग्रेजों से मदद मांगी। उन्होंने उनकी वफादारी को देखते हुए किए हुए वादे को निभाया और उनके परिवार को इंग्लैंड में शिफ्ट कर दिया। तब से वो लोग वहीं रहते थे। उनकी पीढ़ियां गुजर गई, नए लोगों को तो पता भी नहीं था कि उनकी जड़ें भारत के किसी पहाड़ी इलाके से जुड़ी हुई हैं। भारत की आजादी के 20 साल बाद इंग्लैंड से एक महिला ने आकर पर्वत महल पर अपना दावा ठोक दिया कि ये महल उसके पूर्वजों का है। उसने परिवार से जुड़े कुछ कागजात दिखाकर अपने आप को उस राज परिवार का वंशज साबित कर दिया। सरकार ने वो महल और उसके आसपास फैली हुई 15 एकड़ की जमीन उनके हवाले कर दी। तब से वो महिला या कहो आखिरी प्रिंसेस वही रहने लगी थी। लेकिन उसका परिवार कुछ अजीब था। वो आसपास के लोगों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, ना उनकी किसी से बनती थी। उनके साथ उनके कुछ नौकर चाकर थे जो जरूरत का सारा काम करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सरकार को भी उनसे कोई दिक्कत नहीं थी, तो जल्दी उन्हें भुला दिया गया। कुछ दिनों तक उन्हें पेंशन मिलती रही और कुछ ही सालों बाद हेक्टर आया। वो खुद को प्रिंसेस का भाई बताता था। वो उनके साथ रहने लगा। ये हेक्टर अपने परिवार से भी ज्यादा रहस्यमय आदमी था। किसी ने उसकी शक्ल तक ठीक से नहीं देखी थी। उन दिनों इन इलाकों में नरभक्षी बाघों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। आए दिन गांव पर बाघों के हमले हुआ करते थे, जिनसे सब परेशान हो चुके थे। गांव वालों का मानना था कि बाघों के रूप में कोई देवी प्रकोप है जो उन पर टूट रहा है। तब हेक्टर ने ही कुछ नरभक्षी बाघों का शिकार करके सबको राहत दिलाई थी। कहते हैं वो गजब का बहादुर आदमी था। डर जैसे उसके आसपास नहीं फटकता था। नरभक्षी बाघों को मारने के लिए वो दिन के बजाय रात में जंगलों में अकेले ही निकल जाया करता था। उसके इन कारनामों से प्रभावित होकर कुछ अखबारों ने उस पर आर्टिकल लिखना चाहा, लेकिन वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। उसने अपने महल और उसके आसपास के इलाकों में बाउंड्री बिछाकर अपनी सीमा घोषित कर दी और वहां बोर्ड लगा दिया था कि अनजान लोगों का भीतर आना मना है। अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों के साथ अगर कोई अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। कहकर भानु चुप हो गया। उसकी बातें सुनकर आयुष की दिलचस्पी बढ़ने लगी। तो ऐसी हरकतों पर स्थानीय पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? मतलब वो इस तरह किसी को धमका थोड़ी सकता है? आयुष ने पूछा। वो उसकी प्रॉपर्टी थी। लोग अपनी प्रॉपर्टी को ट्रेसपासिंग से बचाने के लिए अक्सर अजीबोगरीब चीजें किया करते हैं। पुलिस को उससे तब तक कोई लेना देना नहीं था जब तक उसकी हरकतों से किसी का कोई नुकसान ना होता हो। एक रात कुछ डकैतों ने हेक्टर के इलाके में ट्रेसपासिंग की। अगले दिन सभी डकैतों की लाशें पाई गई, भानु ने कहा। उसकी बात सुनकर आयुष का ग्लास हाथ में ही फ्रीज हो गया। उसने उन्हें मार दिया? आयुष ने पूछा। नहीं, उसने नहीं मारा। उन डकैतों की मौत किसी जानवर के हमले में हुई थी। जांच पड़ताल में उनके आसपास बाघ के पंजों के निशान और शरीर के बाल पाए गए थे। उनके जख्मों से भी साबित हो गया कि यह किसी नरभक्षी बाघ का काम है। जाहिर सी बात है, किसी नरभक्षी बाघ के द्वारा मारे गए लोगों की हत्या के इल्जाम में वे हेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। भानु ने अपनी बात स्पष्ट की।
लेकिन उसके इलाके में बाघ कैसे आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हेक्टर ने ही उन्हें मारकर उनकी हालत ऐसी कर दी कि सबको लगे उन्हें बाघ ने मारा हो? आयुष ने कहा, पता नहीं, हो भी सकता है। वैसे वहां के लोगों के बीच काफी कहानियां हैं हेक्टर और उस पर्वत महल को लेकर। उनमें से एक कहानी यह भी है कि जैसे लोग अपनी प्रॉपर्टी और खुद की सेफ्टी के लिए खतरनाक नस्ल के कुत्ते पालते हैं, उसी तरह हेक्टर ने बाघ पाल रखे थे। उन डकैतों पर हमला उसके बाघों ने ही किया था, भानु ने कहा। उसकी बात सुनकर आयुष के रोंगटे खड़े हो गए। कोई इंसान बाघ थोड़ी ही पाल सकता है, टाइगर कोई पालतू जानवर थोड़ी है, और हेक्टर तो टाइगर्स का शिकारी था। लोकल लोग कुछ भी कहानियां बना देते हैं यार। आयुष ने कहा, और भी कहानियां हैं। कुछ लोगों का कहना है उन टाइगर्स के रूप में उसी राज परिवार के पूर्वजों की आत्माएं उन जंगलों में घूमती हैं, जो राजमहल को नुकसान पहुंचाने वालों को खत्म कर देती है। कई बार गांव वालों पर भी टाइगर्स का हमला हुआ है, लेकिन ये टाइगर्स अचानक कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं किसी को नहीं पता। खैर, कुछ सालों बाद कुछ कागजी कार्रवाई के लिए सरकारी ऑफिसर और पुलिस पर्वत महल पहुंची। तब उन्हें पता चला कि लास्ट प्रिंसेस की 1.5 साल पहले मौत हो चुकी है। जब हेक्टर से इस बारे में पूछा गया तो उसने महल के पीछे वाला हिस्सा दिखा दिया जहां उन्होंने प्रिंसेस का अंतिम संस्कार किया था। पुलिस प्रशासन ने पूछताछ करके जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि सभी जानते थे, ये परिवार शुरुआत से ही थोड़ा अजीब था। वो पब्लिक में आना पसंद नहीं करता था। उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है किसी को उसका पता ही नहीं था, और वो भी किसी के द्वारा अपनी प्राइवेट लाइफ में की जाने वाली दखल अंदाजी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हेक्टर ने बताया कि उनकी बहन ने आखिरी सांसें लेते हुए वादा लिया था कि उनके अंतिम संस्कार में किसी को ना बुलाया जाए और उन्हें घर के पीछे ही जलाया जाए। वैसे भी उनका कोई नाते रिश्तेदार तो था ही नहीं और लोगों से उनकी बनती नहीं थी, तो किसी को बुलाने का सवाल ही नहीं उठता था। भानु ने कहा, बहुत ही ज्यादा रहस्यमय फैमिली है ये, बहुत ही ज्यादा रहस्यमय फैमिली है ये। आयुष ने कहा, हाँ वो तो है। उस घटना के काफी सालों बाद कुछ रिपोर्टर्स ने हेक्टर के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उसे किसी से मिलना पसंद नहीं था, तो उसने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। हमेशा खामोशी अपनाए रहा। धीरे धीरे लोगों ने भी उसे भुला दिया। उसके महल की तरफ वैसे भी कोई आना जाना पसंद नहीं करता था। लोग उस महल और राज परिवार को ही शापित मानते थे। इस वजह से किसी ने उसके रहने या ना रहने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ साल गायब रहने के बाद अचानक बीच में अफवाह उड़ी कि हेक्टर की भी मौत हो गई, लेकिन फिर कुछ लोग पहुंचे तो वो जिंदा था। वो सबसे बेरुखी से पेश आया। उसके बाद दोबारा किसी ने उस महल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की और ना ही किसी ने उसके जीने मरने में कोई दिलचस्पी दिखाई। बीच में 2-3 बार और अफवाहें फैली कि वो मर खप गया है, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब 10 साल से ऊपर हो चुका है, उसे किसी ने नहीं देखा ना सुना। वैसे भी काफी ज्यादा उम्र हो चुकी होगी कहानियों के हिसाब से, तो वो बुढ़ा होकर मर भी चुका होगा। भानु ने कहा, काफी दिलचस्प है, ये कहानी तो वाकई शानदार बनेगी, लेकिन हेक्टर जिंदा रहा तो उसे प्रॉब्लम होगी। आयुष ने कहा, कमाल करता है तू भी। मैंने कहा ना, उसके जिंदा होने का सवाल ही नहीं उठता। 10-12 साल पहले ही मर मुड़ चुका होगा। उसकी उम्र के तो पेड़ भी बूढ़े हो चुके होंगे, भानु ने कहा। उसकी बात सुनकर आयुष और ऋषिका दोनों मुस्कुरा दी। ठीक है, तो तय रहा। हमारा अगला मिशन यही महल रहेगा। क्या नाम बताया इसका? आयुष ने पूछा। पर्वत महल। ऋषिका और भानु दोनों ने एक साथ कहा। लेकिन वो जानवरों वाली बात, नरभक्षी बाघ वगैरह? देख भाई, मैं भूत प्रेतों वाली स्टोरीज की एनालिसिस कर सकता हूँ, लेकिन ये जंगली जानवरों से पंगा नहीं ले सकता। ये शेर, बाघ, भालू वगैरह, इनके साथ रिस्क नहीं ले सकता। आयुष ने कहा, अरे वो सब बीते जमाने की बात है भाई। ये सब उस टाइम था जब गढ़वाल और कुमाऊं में दुनिया भर के नरभक्षी बाघ हुआ करते थे। अब वो जमाना नहीं रहा। हाँ, लेकिन जंगल और वीरान इलाका है और उत्तराखंड के जंगल जीव जंतुओं से भरे हुए हैं। नेचर ने पूरा दिल खोलकर अपनी दौलत वहां लुटाई है, तो जंगली जीव तो दिखाई देंगे, लेकिन टाइगर दिखाई देना मुश्किल है। उस इलाके में वैसे भी हेक्टर की मौत के बाद से किसी टाइगर का हमला ना देखा गया ना सुना गया। शायद गांव वालों की कहानी सही रही होगी। जब तक उस राज परिवार का आखिरी वंशज जिंदा था, उसके परिवार वाले जानवरों का रूप लेकर उनकी रक्षा करते रहे, और जैसे ही आखिरी आदमी भी खत्म हो गया, पूरी कहानी खत्म, और जानवर भी। अब किसे बचाते जब कोई बचा ही नहीं? उस परिवार का कोई नाम लेवा नहीं बचा। जैसे देश में सैकड़ों किले भुला दिए गए हैं, उसी तरह यह महल भी भुला दिया गया है। किसी को फर्क नहीं पड़ता ऐसी जगहों पर कौन जाता है और कौन क्या करता है। अक्सर आसपास के छोटे मोटे गांव वाले ही अपनी भेड़ बकरियां चराने जाते हैं और इन्हीं किलों को अपने जानवरों को रखने या रात में आराम करने के लिए छत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और
और गंजेड़ी शराबी यहाँ आकर गंद ना फैलाने पाए, इसलिए रोज नई नई कहानियां भी बना दी जाती है। भानु ने कहा, तब तो फिर ठीक है, एक दिन रह लेंगे कैंप लगाकर, बना लेंगे वीडियो। तो मुझे अब सबसे पहले उस परिवार की हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। अच्छे से होमवर्क कर लेता हूं और इस बार लाइव कमेंट्री करूंगा, वो ज्यादा असरदार रहेगी। आयुष ने कहा, सही कहता है, व्लॉग का मतलब ही होता है कि तुम उन चीजों को जी रहे हो और उनके बारे में बातें भी कर रहे हो। ये नहीं कि पहले वीडियो बना लिया और बाद में जाकर वॉइस ओवर करता रह गया। इससे क्या होता है कि फील ही मर जाती है चीज की। भानु ने कहा, आई एग्री। वैसे भी भानु यूट्यूब का एक्सपर्ट है, तो उसकी बात ना मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मेरे ख्याल से बातों ही बातों में हमें समय का पता ही नहीं चला। अब घर जाने का समय हो गया, तो हम अपने इस रोमांचक ट्रैक के लिए कब निकल रहे हैं? इशिका ने पूछा। इतनी भी क्या जल्दी है डेट डिसाइड करने की? भानु ने कहा, भानु हमें ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, फैमिली को मनाना पड़ेगा। तेरे जैसे नहीं है कि मुंह उठाया और चल दिए कहीं भी। इशिका ने हंसते हुए कहा, अच्छा जाओ जाओ, मना लो मम्मी पापा को। भानु ने कहा। इसी के साथ आयुष ने बिल पे किया और तीनों वहां से निकल गए। जिस हिसाब से तेरा दिमाग काम कर रहा है आयुष, मुझे लगता है तू भी जल्दी ही ये बोरिंग नौकरी छोड़कर फुल टाइम यूट्यूबर बनने वाला है। पैसा ही पैसा होगा तेरे पास। भानु ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा और कार स्टार्ट कर दी। तू पहले एक काम कर, इशिका को उसके घर छोड़ दे, फिर मुझे छोड़ दे, तब मैं तेरी बातों का अच्छे से जवाब देता हूँ। कभी से टांग खींचे जा रहा है, आयुष ने कहा तो तीनों हंस दी। कुछ देर बाद इशिका का घर आ चुका था, उसे ड्रॉप करके दोनों निकल पड़े। क्या कहते हो आयुष, हमें उस हेक्टर के किले पर कौन सी स्टोरी मिलेगी? इस बार भी अपने मन से कुछ बनाएगा या असली कहानी दिखाएगा? भानु ने पूछा। भानु वही तो असली बात है, मैंने अपने मन से कोई कहानी बनाई ही नहीं है। आयुष ने कहा, अरे अभी जो तेरे वीडियोस हिट हो रखे हैं सलामू फोर्ट वाले, उनके बारे में तो फेक स्टोरी बनाई थी ना, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। भानु ने कहा, भानु मैं तुझे कब से ये बात बताना चाहता था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था तू मेरी बात का यकीन नहीं करेगा और मेरा मजाक बनाएगा, इसलिए मैंने तुझे कभी सच्चाई नहीं बताई। आयुष सीरियस टोन में बोला, कैसी सच्चाई? भानु को कुछ समझ में नहीं आया। सलामू फोर्ट के बारे में वीडियो में मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें जरा सा भी छूट नहीं है। तू नहीं कहा था ना उस स्टोरी में जबरदस्त फील है, तो वो फील फेक स्टोरी में नहीं आती, वो सच्चाई थी जो मैंने वहां पर महसूस की थी। वीडियो में कही हुई एक एक बात सच थी, आयुष ने कहा। उसकी बात सुनकर भानु जैसे एक पल के लिए सन ही हो गया। भानु ने कार एक झटके से रोक दी और वो आयुष की तरफ देखने लगा। मैं सच कह रहा हूं भानु, कसम से, मैंने वहां पैरानॉर्मल चीजों को फील किया था। जो भी मैंने कहा उसका एक एक शब्द सच है। आयुष ने कहा, अबे बकवास मत कर, तूने कब फील कर लिया ये सब? और ऐसा कुछ हुआ भी तो मुझे क्यों नहीं बताया? भानु ने कहा, बकवास नहीं है भाई, उस वक्त मैं वाकई काफी डर गया था। वो जो किले के बीचों बीच जंगल था, वो असल में कत्ल करके लाशों को दफनाने वाली जगह थी। उस जगह को देखने के बाद से ही मुझे अजीब अजीब सी फीलिंग्स आने लगी थी। हमेशा लगता था जैसे कोई चीख रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है। हमेशा किसी के दांत किटकिटाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उन गलियारों में घूमते समय उनके हर अंधेरे कोने में जैसे किसी अनजान साये की मौजूदगी महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे हर वक्त कोई मेरे साथ ही चल रहा था, या हम सब के साथ कोई ना कोई चल रहा था। मैं जब बुर्ज पर पहुंचा और अंधेरा हो गया था, तब ये फीलिंग्स काफी स्ट्रांग हो गई थी। ये चीजें और साफ साफ सुनाई देने लगी थी। मैंने वापसी में किले के अलग अलग जगहों पर कुछ साए भी देखे थे। मुझे पता नहीं वो डर के मारे मेरे वहम की वजह से दिखाई दे रहे थे या वाकई थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस के एहसास से ही मैं घबरा गया। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। बाहर आने के बाद भी जब रात में टेंट से बाहर निकला था, तब मैंने बुर्ज पर किसी साए को खड़े देखा था। दरवाजे पर आग की रोशनी दिखाई दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर तुम्हें बता दिया तो तुम सब भी डर जाओगे या मेरा मजाक उड़ाओगे, इसलिए मैंने ये सारी बातें तुम्हें नहीं बताई। अब जब वीडियो में मैंने सब कुछ कह दिया है तो सच्चाई बताने में मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। आयुष ने कहा। भानु कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर वो हंस पड़ा। साले, एक पल को तो तूने मेरा खून ही सुखा दिया था। ये देख मेरे रोंगटे कैसे खड़े हो गए थे। कसम से तूने ऐसा सीरियस फेस बनाकर कहानी सुनाई कि मुझे भी उस पर एक पल के लिए यकीन हो। मैंने पहले भी कहा है भाई, तू पक्का बड़ा वाला स्टोरी टेलर बनेगा। तेरा चैनल नाम और पैसा दोनों कमाएगा। लेकिन अब ज्यादा हो रहा है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, समझा? भानु ने कहा। लेकिन भानु मेरी बात तो सुन, आयुष ने कहना चाहा, लेकिन भानु ने उसे इशारे से रोक दिया। तो तू इस कहानी को अब सुनाकर कहना क्या चाहता है? मान लेता हूं तेरी बताई हर बात सच है, तो आज इतने दिनों बाद अचानक तूने ये बात मुझे क्यों बताई? सच सच बता, भानु ने पूछा। मैंने इसलिए बताई कि भाई, जो तुझे लगता है कि ऐसी कहानियां मनगढ़ंत हैं और लोगों की बनाई हुई बातें हैं,
इन चीजों का अस्तित्व नहीं है तो मेरे ख्याल से तू गलत है। मैंने उन्हें महसूस किया है और इसी में तू उस हेक्टर पैलेस जाने की बात कर रहा है जिसके बारे में पहले ही दुनिया भर की कहानियां मशहूर है। मेरा मानना यही है कि हमें इन चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर लोग कहते हैं तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सोचना चाहिए, फालतू के रिस्क से बचना चाहिए। आयुष ने कहा, अबे तू बावला हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सलामू फोर्ट में तूने उस कब्रिस्तान को देख लिया तो घबरा गया। घबराने के बाद आदमी को चीजें दिखाई देने लगती है, रस्सी भी सांप लगने लगती है। ऊपर से तेरे किले के ऊपर जाते ही अंधेरा हो गया और तू अकेला रह गया। तो पहले से भीतर समाया हुआ डर, अंधेरा और वापसी में वो डरावने गलियारे और सामने दिखाई देता कब्रिस्तान, इन वजहों से तेरा डर बढ़ता चला गया। और कैंप में आकर जो तूने चढ़ाई उसका अलग से असर हुआ और चीजें एक की दुगनी दिखाई देने लगी। बस यही वजह है तेरी उन सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की। भानु ने कहा, तेरी बात भी सही और मुझे वाकई किसी तरह का वहम हुआ, लेकिन यार मैंने वीडियो में कुछ भी झूठ नहीं कहा है। सही था या गलत मैं ये नहीं जानता, लेकिन जो मैंने महसूस किया उसे जैसे का तैसा वीडियो में कह दिया, बस बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि वो क्या महसूस करते हैं। मैंने उस वीडियो पर कमेंट्स भी देखे जिसमें कुछ और लोगों ने दावा किया है कि उन्हें भी सलामू फोर्ट में ऐसे ही अनुभव हुए। अब ये भ्रम तो केवल एक ही आदमी का नहीं हो सकता ना, सबको एक जैसी चीजें थोड़ी ना दिखने लगेंगी। आयुष ने कहा, आयुष देख, मेरी एक बात अपने दिमाग में बिठा ले, अगर YouTube पर सफल होना है ना तो ऐसे ऊल जलूल कमेंट्स को सीरियसली लेना बंद कर दे। कमेंट सेक्शन में यही सब होता है। वैसे भी वीडियो देखकर चर्चा में आने के लिए लोग भी अपने झूठे एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। उन्हें अटेंशन चाहिए होता है जो तू दे रहा है। मैं बताता हूँ, तू किसी भी कहानी पर वीडियो बनाकर डाल दे, देखना तेरी हर कहानी के कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे लोग जरूर आएंगे जो उस कहानी से खुद को रिलेट करते होंगे। इन चीजों पर यकीन नहीं करना चाहिए। भानु ने उसे समझाया, लेकिन क्या हमें हेक्टर पैलेस जाना चाहिए? अगर वो वाकई खतरनाक हुआ तो? आयुष ने हिचकिचाते हुए कहा, वो हेक्टर पैलेस नहीं, पर्वत महल है। हेक्टर उस पैलेस में रहने वाला आखिरी इंसान था। कुछ खतरनाक नहीं है मेरे भाई, मेरी बात का यकीन कर। और तुझे मिस्ट्री वीडियोस बनाने और इस तरह घबराना भी है तो कैसे काम चलेगा? एक काम कर, तू भांगड़ ही जा और दोपहर में ही जाना, तेरे लिए वही ठीक रहेगा। भानु ने कहा, अरे मैंने मना थोड़ी किया है भाई, बस थोड़ा प्रिपेयर हो रहा था, उसमें गलत बात थोड़ी है। आयुष ने हंसते हुए कहा, चल तेरा घर भी आ गया, अब निकल ले, मिलते हैं वीकेंड में, कोलैबोरेशन वीडियो बनाते हैं सवाल जवाब के साथ, उससे तुझे काफी हिट्स मिलेंगे। मैं सवाल भेज दूंगा, तू जवाब तैयार रखना। भानु ने कार रोकते हुए कहा, सवाल जवाब? अबे इंटरव्यू लेगा क्या? आयुष हैरान हो गया, नहीं, नॉर्मल बातचीत, लेकिन मैं जो सवाल या पॉइंट्स पूछूंगा उसके लिए पहले से तैयारी रहेगी तो टाइम पर अटकेगा नहीं। भानु ने समझाया। आयुष उसकी बात समझ गया और कार से बाहर निकला। भानु वहीं से लौट गया। इसी तरह वीकेंड भी आ गया। प्लानिंग के मुताबिक आयुष भानु के घर पहुंच गया। भानु दरवाजे पर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे सीधा अपने स्टूडियो में ले गया। उसने घर के एक कमरे को अपना स्टूडियो बना रखा था। वहां का शानदार सेटअप देखकर आयुष की आंखें चौंधिया गई। अबे ऐसे आगे फाड़कर चारों तरफ क्या देख रहा है? भानु ने पूछा। तेरा सेटअप देख रहा हूं, कमाल का बनाया है। आयुष ने कहा, 5 लाख खर्चा किए इस पर, कमाल तो बनेगा ही। भानु ने कहा, 5 लाख? अरे गजब, बहुत ज्यादा ही खर्चा हो गया। 5 लाख का सेटअप सुनकर आयुष का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन इतने खर्चे की क्या जरूरत थी? तू तो ट्रैवल ब्लॉगर है, तेरे वीडियोस तो हमेशा आउटडोर में ही शूट होते हैं। आयुष ने पूछा। वो एक शानदार सीट पर बैठ गया। भानु ने फौरन कुछ कोल्ड ड्रिंक सामने रख दी और दूसरी चेयर खींचकर उसके सामने बैठ गया। कैमरा सेट किया, लाइटिंग फोकस की, माइक बीच में सेट किया। हाँ, आउटडोर शूटिंग ही रहती, लेकिन ये कभी कभार लाइव आने या फिर ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर वगैरह जैसे इवेंट आयोजित करता हूँ तब के लिए। प्लस ऐसे सेटअप में बैठकर वीडियो एडिट करने का अपना ही मजा है। लगता है कि प्रो लेवल काम चल रहा है, एकदम प्रोफेशनल। भानु ने कहा, सही है, फिर तो यूट्यूब से इनकम भी उसी हिसाब से होगी, तभी इतना खर्चा कर रहा हो। आयुष ने कहा, हाँ, पिछले महीने 3.5 लाख आए थे। भानु ने कहा। उसकी बात सुनकर आयुष का मुंह खुला का खुला रह गया। अबे क्या बोल रहा है भाई, इतने पैसे? बढ़िया है फिर तो। आयुष ने कहा, मेहनत के भाई, दिन रात लगा रहता हूँ। 10 मिनट का कंटेंट बनाने के लिए 50 क्लिप से वीडियो बनाता हूँ। दिन रात एडिटिंग, रेंडरिंग, कलर ग्रेडिंग, वॉइस ओवर, प्रोसेसिंग सब करता हूँ, तो इतना तो बनता है ना भाई। भानु ने कहा, तो आज का सीजन मेरे चैनल पर रहेगा। तेरा चैनल अब मशहूर हो रहा है तो मैं उसे मेंशन कर रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और मेंशन भी कर दूंगा। कमेंट में भी लिंक डालकर पिन कर दूंगा, जिससे यहाँ से ऑडियंस तेरे पास भी जाएगी। लेकिन बाद में तू भी ऐसा ही एक कोलैब वीडियो बनाना मेरे साथ अपने चैनल पर,
और मेरे चैनल को मेंशन करना। दोनों भाई एक दूसरे के चैनल्स को प्रमोट करेंगे। भानु ने कहा, चल तो सवाल जवाब सब याद कर लिया ना? भानु ने पूछा। हाँ सब याद कर लिया है, कब कहाँ क्या बोलना है, आयुष ने कहा। उसके बाद भानु ने फौरन कैमरा ऑन कर दिया। कैमरे की लाइट्स डिम कर दी गई। यूट्यूब पर काउंटडाउन शुरू हो गया। थोड़ी देर में दोनों लाइव थे। भानु ने आयुष का इंट्रो शानदार तरीके से किया और उसके चैनल का भी जिक्र किया, और इसी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों मिलकर व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने लगे। ये सेशन उम्मीद से ज्यादा समय तक चला। आखिरकार 1.5 घंटे बाद भानु ने लाइव सेशन समाप्त किया, कैमरा ऑफ किया और दोनों ने ढेर सारा पानी पिया। बातें करते करते दोनों के गले सूखने लगे थे। भाई बहुत शानदार सेशन रहा, मजा आ गया। मैंने पहली बार इस तरह का कोई इंटरव्यू लाइव दिया है, वो भी इतने हजारों लोगों के सामने। कसम से मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट हो गया है, आयुष ने कहा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ तेरा चैनल और सब्सक्राइबर्स भी बूस्ट हो जाएंगे। चल अब सेशन खत्म हुआ है, अब पर्वत महल का प्लान करते हैं। वही तेरा हेक्टर पैलेस, कब चलना है? टिकट्स वगैरह बुक करते हैं। इस बार ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, हम दोनों ही चलते हैं, अपने काम पर फोकस करने में आसानी होगी। भानु ने कहा। वो तो है, लेकिन इशिका का क्या करेंगे? उसे नहीं ले जाएंगे तो वो बुरा मान जाएगी, आयुष ने कहा। अबे हेक्टर पैलेस कोई डेटिंग प्लेस नहीं है, भूतिया महल है, वहां रोमांस थोड़ी करना है उसे ले जाकर, भानु ने आंख मारते हुए कहा। अबे तो सलामू फोर्ट पर क्या वो रोमांस करने गई थी? ब्रदर वो पार्टनर है अपनी, ट्रैकिंग ग्रुप है हमारा, हमने साथ ही घूमना फिरना शुरू किया था। अब अगर हम अलग चले गए तो उसे बुरा लग जाएगा। बाकी दोस्तों को नहीं बुलाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन इशिका की बात अलग है, और उसी ने मुझे चैनल बनाने का आइडिया दिया था भाई। उसी के साथ धोखेबाजी मुझसे तो ना हो पाएगी, आयुष ने कहा। तू भी ना साले, तेरे कम नखरे नहीं है। ये नहीं बोलता कि उसका साथ रहना तुझे अच्छा लगता है। ठीक है बुला ले उसे, लेकिन कब तक अपने मन की बात मन में लिए बैठेगा? अबे उसे बता देना तेरे मन में क्या है, क्या फर्क पड़ जाएगा, भानु ने कहा। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल काम पर फोकस रखते हैं, आयुष ने कहा। काम के बीच में इशिका को तू लाया, मैं नहीं, भानु ने कहा। मुझसे गलती होगी मेरे बाप, मुझे माफ कर दे। ठीक है मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, आयुष ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैं मना थोड़ी कर रहा था, मुझे लगा वहां थोड़ा रिस्क होगा। तुझे ही तो लगता है कि वो जगह बाकी जगहों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिस्की है, तो ऐसी जगह पर उसे ले जाना थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। हम अपना जो चाहे करें, लेकिन हमारे चक्कर में उसे क्यों फंसाएं? कल को भगवान ना करे उस पैलेस और जंगल में कुछ अनहोनी हो गई तो हम क्या जवाब दे पाएंगे किसी को? और क्या तू उसे खतरे में डालना चाहेगा? भानु ने पूछा। खतरे में तो मैं खुद भी नहीं पड़ना चाहता, मुझे वीडियो बनानी है ना कि खतरों का खिलाड़ी बनना है। लेकिन तू ही पीछे पड़ा हुआ है और तुझे लगता है वो पैलेस नॉर्मल है, वहां ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोगों की बनाई कहानियां हैं। तू ही मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कब से, और जब इशिका को ले जाने की बारी आई तो तुझे वहां रिस्क दिखाई देने लगा। तू यार कंफ्यूज बहुत करता है। अगर वहां रिस्क है तो उसे नहीं ले जाना, लेकिन रिस्क है तो हमें भी क्यों जाना है, आयुष ने कहा। अबे एडवेंचर भी कोई चीज होती है भाई, ऑफिस जॉब करते करते एडवेंचर करना एकदम से भूल ही गया है। जा जाकर तैयारी कर, सामान वगैरह समेटना शुरू कर, मैं टिकट्स देकर तारीख मैसेज करता हूँ, भानु ने कहा। ठीक है कहकर आयुष वहां से निकल गया। इसका मतलब हेक्टर पैलेस जाना कंफर्म हो चुका है। इशिका ने ही चुना है तो उसे समझाने का भी कोई मतलब नहीं होगा, दोनों मिलकर मेरा ही मजाक उड़ाएंगे। इससे अच्छा है जाकर ही आते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, वहां भी एक और कहानी तो है, कहानियां किसी का क्या बिगाड़ सकती हैं भला, आयुष ने मन ही मन खुद को समझाया। इशिका, भानु और आयुष अपने प्लान के मुताबिक देहरादून पहुंच चुके थे। यहाँ पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो चुकी थी और इस समय हेक्टर पैलेस जाना मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने वहीं एक होटल में कमरा बुक करके रात बिताई और अगली सुबह पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। दोपहर हो चुकी थी, वो टैक्सी स्टैंड पहुंच चुके थे। भानु फौरन टैक्सी स्टैंड की इंक्वायरी पर पहुंचा और थोड़ी देर बाद वापस लौटा। इशिका और आयुष अपने अपने कंधों पर बैग्स टांगे हुए उसी का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ भानु, इस तरह मुंह क्यों लटका हुआ है, आयुष ने पूछा। भाई यहाँ कोई हेक्टर पैलेस या पर्वत महल के बारे में जानता ही नहीं, किसी को वहां जाने का ना रूट पता है और ना ही ऐसी किसी जगह की जानकारी है, भानु ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी नहीं जानता, इशिका ने कहा। देहरादून छोटा शहर नहीं है इशिका, दूर दराज के पहाड़ों में दुनिया भर के राज छिपे हुए हैं, सब चीजों के बारे में सबको नहीं पता होता। हेक्टर पैलेस वैसे भी अंग्रेजों के जमाने से ही बुला दिया गया है और वो कोई फेमस जगह तो है नहीं जहाँ सड़क जाती होगी। इसी राज्य के ऐसे कितने ही गांव हैं जहां 4 व्हीलर छोड़ो बाइक तक नहीं जाती, 10-10 किलोमीटर चलकर लोग गांव पहुंचते हैं। ऐसे में अगर किसी टैक्सी वाले को नहीं पता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, भानु ने सफाई दी।
अब आयुष को टेंशन होने लगा। उसने अपना कैमरा ऑन किया, गिम्बल पर सेट किया और तीनों की तरफ घुमा दिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम देहरादून पहुंच चुके हैं। आज का मौसम काफी सुहाना है, हवा में ठंडक है, गुनगुनी धूप है। और यहाँ आकर हमें एक बात ने मुश्किल में डाल दिया है कि यहाँ किसी को भी हेक्टर पैलेस उर्फ पर्वत महल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहां तक कोई टैक्सी, कैब, ऑटो नहीं जाती। अब लगने लगा है कि वाकई ऐसा कोई पैलेस है भी या ये सब केवल काल्पनिक बातें हैं। आगे वीडियो में मैं पल पल की अपडेट देता रहूंगा। आयुष ने वीडियो रिकॉर्ड किया और कैमरा बंद किया। भानु और ऋषिका उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रहे थे। अरे वाह मिस्ट्री व्लॉगर साहब, आप तो आते ही काम पर लग गए। और क्या बात है, नया गिम्बल खरीदा है? वाह, भानु ने कहा। मैं तो ट्रेन में बैठते ही शुरू हो गया था। ट्रेन में भी वीडियोस बनाए थे और कल रात यहाँ आकर होटल में रुके थे, उसकी भी एक शॉर्ट क्लिप बनाई थी। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो रहनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा। और रही बात इस गिम्बल की, तो 16,000 का मिल गया था डील में और यूट्यूब से पहले पेमेंट भी आ चुकी थी। तो उसी में से कुछ अपने इक्विपमेंट्स पर खर्चा करने का सोच लिया और लगे हाथों ऑफर देखकर ये ले लिया। अब सभी तेरी तरह 5 लाख का सेटअप तो नहीं लगा सकते, तो 16,000 का गिम्बल ही सही। आयुष ने कहा। सही जा रहा है, बढ़िया है। धीरे धीरे और चीजें लेते रहना, जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी। अब फिलहाल टैक्सी या गाड़ी का जुगाड़ करते हैं, हमें शाम से पहले पहुंचना है। फिर सिक्योर सी जगह देखकर अपने टेंट भी लगाने हैं। भानु ने कहा। मैं पूछता हूँ, मेरे ख्याल से पुराने लोगों से पूछना ज्यादा सही रहेगा। उन्हें जानकारी होगी तो मैं लोकल लोगों से बात करता हूँ जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, आयुष ने कहा। और वो आते जाते लोगों से और दुकान वालों से पूछताछ करने लगा। आयुष एक चाय की दुकान पर पहुंचा जिसे एक बुजुर्ग चला रहे थे। वहां काफी लोग खड़े थे। अंकल जी, हमें पर्वत महल जाना है, यहाँ से कोई गाड़ी वगैरह जाती है क्या पर्वत महल के लिए? आयुष ने पूछा। बुजुर्ग ने उसे सिर से लेकर पांव तक गौर से देखा। ऐसी कोई जगह है तो इन पहाड़ों के बीच, लेकिन वहां का रास्ता किसी को नहीं पता। वहां कोई आना जाना पसंद नहीं करता, मनहूस इलाका है। तुम्हें क्यों जाना है वहां? बुजुर्ग ने कहा। आयुष को उसके सवाल का जवाब नहीं सूझा। अंकल जी, वो जगह अंग्रेजों के जमाने की है ना, तो उसकी ऐतिहासिक तौर पर बहुत वैल्यू है। इतिहास में ऐसी जगहें बहुत महत्व रखती हैं, बस उसी की खोजबीन करने हम जा रहे हैं, आयुष ने कहा। इतिहास में किसे दिलचस्पी है? वर्तमान में लोगों की कोई खबर लेना पसंद नहीं करता। इतिहास के पत्थरों में बड़ी दिलचस्पी हो रही है आज। 50 साल से सरकारों को वहां से और उस जगह से कोई लेना देना नहीं रहा, और आज अचानक इतिहास जानने वाले पहुंच गए। कमाल है। आप करते क्या हैं? आपकी इतिहास जानने की बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बुजुर्ग ने पूछा। जी वो मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। मैं ऐतिहासिक स्थलों की खोजबीन करता हूँ, वही काम है हमारा। आपने हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में सुना ही होगा। हम जैसे इतिहासकार ही ऐसी जगह की कहानियां खोजते हैं, उन पर शोध करते हैं और इतिहास लिखे जाते हैं। आयुष ने जानबूझकर झूठ कहा। वो समझता था व्लॉगिंग वाली बात को वहां कोई सीरियसली नहीं लेने वाला। नहीं, कोई गाड़ी वाला नहीं मिलेगा जो वहां जाएगा। आपको पैदल ही जाना होगा। हाईवे तक टैक्सी मिल जाएगी, वहां से कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। आपको शायद पैदल ही जाना होगा। किस्मत अच्छी रहेगी तो आस पड़ोस के किसी गांव वालों की गाड़ी वगैरह मिल जाएगी, तो थोड़ा रास्ता पार हो जाएगा। हाईवे से 8-10 किलोमीटर चलने के बाद पहाड़ और जंगली रास्ते शुरू हो जाएंगे। यहीं से टेढ़े मेढ़े रास्ते जाते हैं और इन रास्तों का एक हिस्सा टाइगर रिजर्व की तरफ जाता है और दूसरा उस पर्वत महल की तरफ। रास्ते में कुछ और खंडर भी हैं जो शायद पर्वत महल के साथ ही बनाए गए थे, लेकिन उनकी देखभाल ना होने से वो सब खंडर में तब्दील हो गए। वैसे मेरी मानो तो उस मनहूस जगह पर मत ही जाओ, कोई नहीं जाता वहां। निहायत ही घटिया जगह है वो, बुजुर्ग ने कहा। क्या आप कभी वहां गए हैं? आयुष को थोड़ी उम्मीद जगी। हाँ, बचपने में कभी कभार जानवरों को चराने के लिए उधर निकल जाया करते थे, लेकिन उस महल में एक मनहूस आदमी रहता था। उसे जंगल के आसपास किसी और का आना जाना पसंद नहीं था। खुद को राज परिवार का कहता था। पता नहीं कौन से राजा थे और कौन सा राज परिवार। उसकी कोई बहन भी रहती थी साथ में। दोनों एकदम संगी थे। अपने महल वाले इलाके में तारों की मोटी मोटी बाड़ बिछा रखी थी। उनके पास बड़े बड़े खूंखार कुत्ते थे जो उनके महल की तरफ बिना परमिशन के आने वालों पर छोड़ दिए जाते थे। वैसे अपने इलाके में उन्होंने चेतावनी भी लिखवा रखी है। लोग उन खूंखार जानवरों की आवाज़ें सुनकर ही डर के मारे उनके इलाके में नहीं जाते थे। बाद में उसकी बहन के मरने की खबर मिली। फिर सुना कि बुढ़ा पगला गया है। कुछ सालों बाद उसके भी मरने की खबर फैल गई, लेकिन जांच करने गए लोगों को वो जिंदा मिला। उसके बाद हर कुछ साल बाद उसके मरने की अफवाह फैल जाती है। लोग वैसे भी ध्यान नहीं देते थे, तो किसी को उनके जीने मरने की कोई परवाह नहीं हुई।
अभी फिलहाल 10-12 साल पहले उस आदमी के मरने की खबर फैली, तब से वो कभी किसी को कहीं दिखाई नहीं दिया। अब तो उम्र भी हो गई थी, तो भाग ही मर गया होगा। उस इलाके में आदमखोर बाघ भी काफी रहा करते थे, इस वजह से लोग वहां और भी जाने से डरते थे। धीरे धीरे वो भी कम हो गए, लेकिन लोग अब भी वहां नहीं जाते। और क्यों जाएंगे वहां? क्या है उस मनुष्य जगह में? शापित इलाका है एकदम। जो भी जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर होता है। मेरी मानिए तो छोड़िए ये इतिहास का चक्कर और वापस चले जाइए। उन खंडरों में मनुष्यत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बुजुर्ग ने कहा। आयुष उसकी बातें सुनकर रोमांचित हुआ जा रहा था। लेकिन हमारी तो नौकरी है जी, जाना तो पड़ेगा ही। आयुष ने बेबसी की एक्टिंग करते हुए कहा। हाँ तो हाईवे तक टैक्सी मिल जाएगी, चले जाओ। पुरानी पुलिया के पास उतर जाना, वहां से पगडंडी जाती है। आगे आप जाने और आपका काम। सरकार भी अजीब अजीब कामों में पैसे व्यर्थ करती रहती है, बुजुर्ग ने कहा। आयुष वापस लौट गया। तो कोई काम की खबर मिली या तू भी मुंह लटका कर वापस आ गया? भानु ने पूछा तो आयुष ने सारी बातें बता दी। देखा, मैंने कहा था ना हेक्टर पैलेस है, लेकिन ज्यादा लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो हम हाईवे तक टैक्सी कर लेते हैं, उसके बाद कच्चे रास्ते से होते हुए पूछते पाछते आगे बढ़ जाएंगे, भानु ने कहा। भानु, मुझे लग रहा है कि इस पहाड़ी के पास पहुंचते पहुंचते ही हमें शाम हो जाएगी। शाम को जंगलों में नहीं भटक सकते, तो हाईवे के पास ही किसी ढाबे या होटल में रात गुजारते हैं और कल सुबह सुबह निकल जाते हैं। क्या कहते हो? आयुष ने कहा। ये सही कह रहा है, इशिका ने कहा। तभी एक आदमी उनके पास आकर खड़ा हो गया। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। वो आप ही थे ना जो पर्वत महल जाने के लिए इंक्वायरी कर रहे थे? उस व्यक्ति ने कहा। आयुष ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसने एक डुप्लीकेट लेदर की जैकेट पहन रखी थी, बाल रूखे और दाढ़ी बेतरतीब सी बड़ी।